आज के इस वीडियो लेक्चर में हम इलेक्ट्रिक एनर्जी बैंड इन सॉलिड के बारे में पढ़ेंगे। फ्री इलेक्ट्रॉन थ्योरी जो कि हम पिछले वीडियो लेक्चर में पढ़ चुके हैं, वो ये मानती है कि धातु के अंदर जो चालन इलेक्ट्रॉन होते हैं वो जीरो पोटेंशियल या कांस्टेंट पोटेंशियल को एक्सपीरियंस करते हैं मेटल के अंदर, और इसलिए वो कम्प्लीटली फ्री होते हैं टू मूव अबाउट द क्रिस्टल। और सिर्फ उस जो मेटल है या जो धातु है उसकी जो सरफेस के द्वारा ही वो रिस्ट्रेंट होते हैं। कहने का मतलब है कि वो मेटल या धातु की सतह से बाहर नहीं जा सकते, लेकिन धातु की सतह के अंदर गति करने के लिए मुक्त होते हैं। तो ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन थ्योरी है वो मानती है कि अंदर जो पोटेंशियल होता है वो जीरो होता है या कांस्टेंट होता है, एंड द इलेक्ट्रॉन्स आर कम्प्लीटली फ्री। ये जो थ्योरी है वो कई तरीके के जो अवधारणा है उनको, या कई तरीके के जो भौतिक प्रभाव है, भौतिक घटना है, उनको एक्सप्लेन करती हैं, जैसे कि इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, स्पिन पैरामैग्नेटिज्म, स्पेसिफिक हीट इत्यादि। ये जो मैंने ऊपर अभी 3-4 अवधारणाएं बताई हैं, प्रभाव बताए हैं, वो फ्री इलेक्ट्रॉन थ्योरी से एक्सप्लेन किए जा सकते हैं। लेकिन कुछ कई प्रकार की अनेक जो अलग अलग गुण हैं धातुओं के, वो इस थ्योरी से एक्सप्लेन नहीं किए जा सकते। जैसे कि इस थ्योरी या फ्री इलेक्ट्रॉन थ्योरी से धातु और अधातु के बीच में विभेद नहीं किया जा सकता। इसी तरीके से कुछ जो धातु होते हैं, जैसे कि जो सुचालक होते हैं, गुड कंडक्टर होते हैं, उनकी प्रतिरोधकता जो होती है वो निम्न ताप पर 10⁻⁻8 ओम सेंटीमीटर के करीब होती है। लेकिन जो अच्छे कुचालक होते हैं, गुड इंसुलेटर होते हैं, उनकी जो प्रतिरोधकता है वो 10⁻22 ओम सेंटीमीटर होती है। तो ये जो चालक प्रतिरोधकता में अंतर है चालक और कुचालक के लिए 10⁻⁻8 से लेकर 10⁻+22 तक, तो ये इतना जो अंतर है वो फ्री इलेक्ट्रॉन थ्योरी से एक्सप्लेन नहीं किया जा सका। इसी तरीके से जो सेमीकंडक्टर होते हैं, जो कि चालक और कुचालक के बीच की अवधारणा है, वो इस फ्री इलेक्ट्रॉन थ्योरी से एक्सप्लेन नहीं किए जा सके। सेमीकंडक्टर डू नॉट फाइंड एनी explanation on the basis of this theory। तो इस जो फ्री इलेक्ट्रॉन थ्योरी है उसकी जो कमियां हैं, द शॉर्ट कमिंग्स ऑफ दिस थ्योरी आर टू बी ट्रेस्ड इन द ओवर सिंप्लीफाइड पोटेंशियल ऑन विच इट इज़ बेस्ड। इट मीन्स कि हमने इस फ्री इलेक्ट्रॉन थ्योरी में जो पोटेंशियल की जो अवधारणा ली है कि पोटेंशियल जो है वो जीरो होता है मेटल के अंदर, और बाहर जो होता है सरफेस के ऊपर इनफाइनाइट पोटेंशियल होता है। तो ये जो अवधारणा है, इस अवधारणा जो बहुत सरल अवधारणा है, ये जो अवधारणा, इसके कारण जो है फ्री इलेक्ट्रॉन थ्योरी जो है वो कई अन्य अवधारणाओं को स्पष्ट, अन्य अवधारणाओं को, अन्य गुणों को स्पष्ट नहीं कर सकी। तो अगर हम माने कि इफ़ वी कंसिडर द मोशन ऑफ द फ्री इलेक्ट्रॉन under the influence of periodic electrostatic force of positive ion core of solids, they form energy band in solid। अर्थात अगर हम ये माने कि धातु के अंदर जो पोटेंशियल है वो जीरो नहीं है, वो आवर्ती है, वो पेरियोडिक है, वो लेटिस कांस्टेंट मान लीजिए ए है, तो ए की आवर्ती के रूप में पेरियोडिक है। तो इस तरीके की अगर हम कंसेप्ट लें तो जो है मेटल और नॉन मेटल में या कई अन्य गुणों को स्पष्ट किया जा सकता है। और ये जो है, या यूँ कह सकते हैं कि जो फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं धातु के अंदर वो पॉजिटिव आयन कोर के प्रभाव में गति करते हैं, और उनके बीच में जो पोटेंशियल होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ होता है, और जिसके कारण एनर्जी बैंड बनते हैं सॉलिड के अंदर। और दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि जो पोटेंशियल एक्सपीरियंस बाय द इलेक्ट्रॉन इन पासिंग थ्रू द क्रिस्टल इज़ नॉट जीरो बट परफेक्टली पेरियोडिक विद द पेरियोडिक पीरियड ऑफ द लेटिस। ये इस डायग्राम से भी क्लियर होगा कि ये जो वन डायमेंशनल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पोटेंशियल एक्सपीरियंस बाय एन इलेक्ट्रॉन इन ए परफेक्टली पेरियोडिक लैटिस ऑफ
कांस्टेंट A इज शोन इन फिगर। यहाँ हम देख सकते हैं कि जो एटम है वो दूसरे एटम का जो पोटेंशियल है उसको अगर यहाँ पे विद रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस अगर हम प्लॉट करें तो यहाँ पे हमने 3 एटम लिए हैं और इनके न्यूक्लियस को ब्लू पॉइंट से दिखाया है। और यहाँ पे दूरी के साथ साथ जो पोटेंशियल है वो सरफेस पे तो मैक्सिमम है, और जैसे जैसे न्यूक्लियस की तरफ बढ़ता है वो इसमें सर्टेन या अब्रूट फॉल होता है। इसी तरीके से जब एक न्यूक्लियस का जो पोटेंशियल और डिस्टेंस कर्व है वो दूसरे के पास आता है तो दोनों के कारण ओवरलैपिंग के कारण जो कॉमन वॉल है वो उसकी हाइट कम हो जाती है। इस तरीके से हम देख सकते हैं It may be thought of an arising from the periodic distribution of the positive charge associated with the ion core situated on the lattice side plus the constant contribution due to all other free electron of the crystal। अर्थात हम कह सकते हैं कि जो सरफेस पे पोटेंशियल है उसको किनारे पे दिखाया गया हाई पोटेंशियल है, पॉजिटिव है, और जो न्यूक्लियस के पास है वो लो पोटेंशियल है, नेगेटिव है। तो इसके कारण आकर्षी होता है और पोटेंशियल जो है कॉमन वॉल पे वो है 0। अब हम एनर्जी बैंड का जो निर्माण होता है सॉलिड के अंदर उसके बारे में पढ़ेंगे। यह हम सभी जानते हैं कि प्रत्येक पदार्थ की मूलभूत इकाई परमाणु होती है और परमाणु के नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं तथा इसके चारों तरफ इलेक्ट्रॉन होते हैं और वो अलाउड एनर्जी जो लेवल्स है, जो ऊर्जा स्तर है उसके अंदर गति करते हैं। अब परमाणुओं में इलेक्ट्रॉनों की संख्या नाभिक में प्रोटॉनों की संख्या के बराबर होने के कारण परमाणु विद्युत रूप से उदासीन होते हैं। तो फिर अलग अलग पदार्थ के गुण अलग अलग क्यों होते हैं? तो पदार्थ में जो अलग अलग गुण होते हैं या जो विद्युत गुणों की विभिन्नता है वो इलेक्ट्रॉनों, प्रोटॉनों, न्यूट्रॉनों की संख्याओं में परिवर्तन के कारण या उनके स्थान परिवर्तन के कारण उत्पन्न होती है। फ्री इलेक्ट्रॉन थ्योरी में हमने पढ़ा था कि जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो फ्री होते हैं और वो जीरो टेम्परेचर पे, एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर पे ग्राउंड स्टेट में रहते हैं सभी इलेक्ट्रॉन। अब ये जो एनर्जी बैंड थ्योरी है उसके अनुसार परमाणु में सभी इलेक्ट्रॉन एक ऊर्जा स्तर वाले कक्ष में नहीं होते हैं बल्कि विभिन्न अलाउड ऊर्जा स्तर में उनके कक्षों में क्लासिफाइड होते हैं। विभिन्न कक्षाओं में इलेक्ट्रॉनों का जो वर्गीकरण होता है वो पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल और हुर्ट्ज रूल के अनुसार होता है। परमाणु में इलेक्ट्रॉन सबसे पहले उस कक्षा में रहते हैं जिसकी ऊर्जा सबसे कम होती है और फिर पाउली के अपवर्जन नियम का पालन करते हुए ऊर्जा वृद्धि के क्रम से निम्न ऊर्जा से उच्च ऊर्जा वाले कक्षाओं में इलेक्ट्रॉनों का अध्यारोपण होता है। इलेक्ट्रॉन अध्यासित होते हैं, इलेक्ट्रॉन बढ़ते हैं। सबसे भारी कक्षा जिसमें उपस्थित इलेक्ट्रॉनों को संयोजी इलेक्ट्रॉन कहते हैं, संयोजकता ऊर्जा स्तर कहलाता है। अर्थात जो सबसे बाहर वाला जो ऊर्जा स्तर है जिसमें इलेक्ट्रॉन भरे हुए होते हैं वो संयोजी ऊर्जा स्तर कहलाता है और वो इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो संयोजी इलेक्ट्रॉन कहलाते हैं। संयोजी इलेक्ट्रॉन नाभिक से सबसे अधिक दूर होने के कारण और अन्य इलेक्ट्रॉनों के आवरणीय प्रभाव के कारण। आवरणीय प्रभाव क्या होता है कि जो न्यूक्लियस है उसके चारों तरफ इलेक्ट्रॉन होते हैं, वो न्यूक्लियस को घेरे हुए हैं, तो इसके बाहर जो इलेक्ट्रॉन होता है उस या यूँ समझ लीजिए कि जो सबसे बाहर वाला जो ऊर्जा स्तर है उसके इलेक्ट्रॉन और उससे जस्ट अंदर वाला जो ऊर्जा स्तर है उसके इलेक्ट्रॉनों के बीच में प्रतिकर्षण हो सकता है, वो एक दूसरे को प्रतिकर्षी करते हैं। या यूँ कह सकते हैं कि न्यूक्लियस और जो अंदर के इलेक्ट्रॉन हैं, अंदर के ऊर्जा स्तर के इलेक्ट्रॉन हैं, वो आकर्षण में रहते हैं एक दूसरे को और सबसे बाहर वाला दूर होने के कारण प्रतिकर्षित होता है। तो अन्य इलेक्ट्रॉनों के आवरणीय प्रभाव के कारण जो है इन पर कूलाम जो आकर्षण बल होता है वो कम होता है, नगण्य होता है। इसलिए ये इलेक्ट्रॉन परमाणु में लूजली बाउंड होते हैं और किसी अन्य परमाणु से संबंध स्थापित करने के लिए स्वतंत्र होते हैं। यद्यपि संयोजी इलेक्ट्रॉन लगभग मुक्त होते हैं और परमाणुओं के जालक में किसी भी जगह आ जा सकते हैं, परंतु इनकी ऊर्जा जो होती बहुत कम होती है, तो ये नाभिक के प्रभाव से टोटली फ्री नहीं हो पाते हैं। परमाणु के अन्य इलेक्ट्रॉन जो इनर ऑर्बिट्स में होते हैं और वो नाभिक के आकर्षण बल में होते हैं, इसलिए उनको
जो है वो स्वयं के कक्ष में ही रहते हैं, इन्हें बाउंड इलेक्ट्रॉन कहते हैं। तो कहने का मतलब है कि जो इनर ऑर्बिट्स के इलेक्ट्रॉन है वो बाउंड इलेक्ट्रॉन या बद्ध इलेक्ट्रॉन कहलाते हैं, और जो सबसे आउटर मोस्ट कोर्स के इलेक्ट्रॉन है वो जो है वो वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहलाते हैं, संयोजी इलेक्ट्रॉन कहलाते हैं, और वो ही जो पदार्थ की जो इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी है उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। यहाँ पे हमने एक डायग्राम से इसको एक्सप्लेन किया है एग्जाम्पल से। तो एग्जाम्पल में जो है जर्मेनियम का एक परमाणु लेते हैं और इसमें 32 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो इनका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 3d10, 4s2 एंड 4p2 होता है। तो ये जो सबसे लास्ट वाला है जिसकी क्वांटम नंबर जो है मुख्य क्वांटम संख्या 4 है, 4s2 एंड 4p2, ये जो है वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहलाएंगे। और इसके अंदर 1s, 2s, 2p, 3s, 3p, 3d ये वाले जो ऊर्जा स्तर है, इसके जो इलेक्ट्रॉन हैं वो बद्ध ऊर्जा स्तर कहलाएंगे, बद्ध ऊर्जा स्तर, और इसके इलेक्ट्रॉन बाउंड इलेक्ट्रॉन कहलाएंगे। तो यहाँ देखते हैं कि जो सबसे बाहर वाला ऊर्जा स्तर है 4s एंड 4p, तो इसमें जो इलेक्ट्रॉन है वो 4 हैं, अतः ये टेट्रावेलेंट होता है। अब एकल परमाणु में नाभिक द्वारा इलेक्ट्रॉनों पर आकर्षण बल लगने के कारण जो है स्थितिज ऊर्जा जो है वो ऋणात्मक होती है, अर्थात यहाँ पे जो नाभिक है उसका पॉजिटिव चार्ज है और इलेक्ट्रॉन है उस पर नेगेटिव चार्ज है, एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। तो आकर्षी कूलाम्ब बल होता है, और उस कूलाम्ब बल के कारण यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन को ले जाने के लिए बाह्य बल लगाना पड़ता है, कार्य करना पड़ता है, इसलिए जो पोटेंशियल एनर्जी है वो नेगेटिव है। और नेगेटिव जो होने के कारण जो पोटेंशियल एनर्जी कर्व है वो इस तरीके से दिखाया गया है। तो क्वांटम यांत्रिकी के अनुसार ये इलेक्ट्रॉन अलाउड जो पॉसिबल एनर्जी स्टेट्स है उसमें ही रहते हैं, न कि इसके बीच में। जर्मेनियम के लिए n=1 में 2 इलेक्ट्रॉन है, n=2 वाले में 2 ऊर्जा स्तर है, 2s और 2p। तो 2s वाले में 2 और p वाले में 6 हैं। इसी तरह से n=3 वाला जो ऊर्जा स्तर है क्वांटम नंबर n=3 वाला, उसमें 3s, 3p और 3d। तो 3s में तो है 2, 3p में है 6 और 3d में है 10। और जो n=4 वाला ऊर्जा स्तर है जो संयोजी ऊर्जा स्तर कहलाता है, इसमें 4s में तो 2 हैं और 4p में भी 2 हैं। तो ये जो बाहर वाला ऊर्जा स्तर है ये कि जब किसी ठोस के 2 परमाणुओं को निकट लाया जाता है, यानी यहाँ पे जो डायग्राम दिखाया गया वो तो एकल परमाणु के लिए। अब इसमें ये तो सिंगल एटम के लिए, और जो सॉलिड या धातु जो होते हैं उसमें बहुत सारे एटम होते हैं, तो हम 2 एटम की बात कर लेते हैं कि जब 2 एटम को पास पास में लाए जाते हैं तो एक परमाणु का नाभिक, ध्यान दीजिए, एक परमाणु का नाभिक दूसरे परमाणु के इलेक्ट्रॉनों से, एक परमाणु का नाभिक जो धनावेशित है और दूसरे परमाणु के इलेक्ट्रॉन जो ऋणावेशित है, उनके बीच में म्यूचुअल इंटरेक्शन होता है, आकर्षण बल लगता है, जिसके कारण दोनों परमाणुओं के जो प्रत्येक ऊर्जा स्तर परस्पर अन्योन्य क्रिया के कारण 2 ऊर्जा स्तरों में बंट जाते हैं। ये आप डायग्राम से देखिए, इसको हम डायग्राम से क्लियर करेंगे कि जो n=1 वाला ऊर्जा स्तर है या सबसे बाहर वाले n=4 वाले ऊर्जा स्तर में बात करते हैं, तो इसमें पहले जो एटम है उसके 4 इलेक्ट्रॉन हैं। इसी तरीके से जो दूसरा एटम है उसके भी कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे? 4। तो टोटल कितने हो जाएंगे इस ऊर्जा स्तर में? 8। और 8 पॉसिबल नहीं है अगर हम पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल से फॉलो करते हैं, तो इसके कारण जो इलेक्ट्रॉन जो है मूल ऊर्जा स्तर जो है उससे कुछ इलेक्ट्रॉनों की ऊर्जा उससे अधिक हो जाती है और कुछ की ऊर्जा उससे कम हो जाती है। एक स्तर की ऊर्जा पूर्वमान की ऊर्जा स्तर से कम और दूसरे स्तर की ऊर्जा पूर्वमान की ऊर्जा से अधिक होती है। और इसके साथ ही इनका जो सुपरपोजिशन होता है वो हमने पहले भी देखा था। दोनों परमाणुओं का जो पोटेंशियल वेल है उसकी उभयनिष्ठ दीवार की ऊंचाई कम हो जाती है।
ये n बराबर 4 वाले के लिए देखिए कि जो बैंड थे वो अलग अलग थे एक सिंगल एटम में, और जो डबल एटम बनता है डायग्राम से देखिए कि डबल एटम जब बनता है तो n बराबर 4 वाले के लिए और यहाँ पे n बराबर 3 वाले के लिए दिखाया गया कि इनके जो एनर्जी बैंड है वो स्प्लिट भी हो गए और कॉमन भी हो गए। इससे दोनों परमाणुओं के संयोजकता ऊर्जा स्तर परस्पर उभयनिष्ठ हो जाते हैं और दोनों परमाणुओं के संयोजी इलेक्ट्रॉन एक परमाणु से दूसरे परमाणु में आ जा सकते हैं। इसी प्रकार ये 2 एटम की बात हुई। अब जब ठोस में बहुत सारे एटम होते हैं जिनमें प्रकृति क्रिस्टलीय होती है तो उसमें परमाणु नियमित रूप से अरेंज होते हैं, लाइन के रूप में मान सकते हैं। इस परमाणु के बीच की दूरी भी बहुत कम होती है, जिसके कारण जो एक एटम होता है वो कई अन्य परमाणु से अनोन क्रिया करता है और उनके जो परमाणु के जो या यूँ कहें कि जो सिंगल एटम के लिए जो एक ऊर्जा स्तर है, 2 एटम जब अन्योन क्रिया करते हैं तो 2 ऊर्जा स्तरों में विभक्त हो जाते हैं। तो अगर किसी क्रिस्टल में n परमाणु है तो प्रत्येक ऊर्जा स्तर जो है वो n ऊर्जा स्तरों में विभाजित हो जाता है। तो अब ये जो ऊर्जा स्तर एक जो पहले एक एनर्जी लेवल था वो n एनर्जी लेवल में ऊर्जा स्तर में विभाजित हो जाता है, या जो इलेक्ट्रॉन है उनकी ऊर्जा जो है कि ये मान हो सकते हैं और उन ऊर्जा स्तरों में अंतर बहुत कम होता है। तो अब ये इतना अंतर कम होता है कि जो ऊर्जा स्तर हैं अलग अलग उनको अलग अलग ना मान करके एक एनर्जी बैंड मान सकते हैं। अर्थात परमाणु के ऊर्जा स्तरों के समूह में परिवर्तित हो जाते हैं। इन नए ऊर्जा स्तर पूर्वमान ऊर्जा स्तर के दोनों ओर होते हैं। इन नए ऊर्जा स्तरों के बीच की दूरी इतनी कम होती है कि ऊर्जा स्तरों का जो समूह है सतत ऊर्जा बैंडों का स्वरूप धारण कर लेते हैं। ये हमने डायग्राम में देखते हैं कि ये जो ऊर्जा और परमाणुओं के बीच में दूरी के लिए ग्राफ बनाया गया है। तो सबसे पहले जो मुख्य क्वांटम संख्या है उसकी बात करते हैं। तो जो सबसे बाहर है या अधिकतम मुख्य क्वांटम संख्या है उसमें जो स्प्लिटिंग है वो सबसे पहले होती है और अंदर वाले बैंड में उसके बाद होती है। n परमाणुओं के निकाय का प्रत्येक परमाणुीय ऊर्जा स्तर n ऊर्जा स्तरों में विभाजित होता है। अर्थात अगर किसी क्रिस्टल में n परमाणु है तो हर एक ऊर्जा स्तर जो है वो n ऊर्जा स्तरों में बंट जाता है और अधिकतम प्रभावी त्रिज्या या अधिकतम मुख्य क्वांटम संख्या वाली कक्षाओं में जो रिलेटेड एनर्जी लेवल होते हैं वो सर्वप्रथम विभाजित होते हैं, सर्वप्रथम बंटते हैं और जैसे जैसे परमाणुओं के बीच में दूरी घटती जाती है अंदर वाली कक्षाओं के जो ऊर्जा स्तर है वो भी स्प्लिट होने लगते हैं, बंटने लगते हैं। ठोस पदार्थों में साम्यावस्था में परमाणुओं के मध्य निश्चित संतुलन दूरी RE होती है। इस दूरी पर बाह्य ऊर्जा स्तर बैंड रूप में बंट जाते हैं। ठोस के परमाणुओं के संयोजी इलेक्ट्रॉन जिस ऊर्जा स्तर में स्थित होते हैं, वापिस ध्यान दीजिए, ठोस के परमाणुओं के संयोजी इलेक्ट्रॉन वैलेंस इलेक्ट्रॉन जिस एनर्जी बैंड में होते हैं उसे वैलेंस बैंड कहते हैं और संयोजकता बैंड के ऊपर जो खाली या आधा भरा हुआ जो बैंड होता है उसे कंडक्शन बैंड कहते हैं। ये चालन बैंड और जो संयोजकता बैंड है कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड के बीच में गैप होता है। तो इस गैप में कोई भी जो एनर्जी लेवल नहीं होते हैं और इस ऊर्जा बैंड को ही वर्जित बैंड या फॉरबिडन एनर्जी गैप कहते हैं। यहाँ पे एक डायग्राम है, डायग्राम को ध्यान से देखिए। यहाँ पे जो सबसे ऊपर वाला है उसको चालन बैंड का है, नीचे वाला जो है वो संयोजकता बैंड है। अब जो चालन बैंड है उसके अलग अलग ऊर्जा स्तरों से मिलकर बना हुआ मानते हैं। इन ऊर्जा स्तरों के बीच में अंतराल बहुत कम होता है, इसलिए उन ऊर्जा स्तरों को हम कंटिन्यूस मान लेते हैं। तो चालन बैंड में जो सबसे नीचे का स्तर है उसको कहेंगे EC और जो संयोजकता बैंड है उसमें सबसे ऊपर का जो स्तर है बैंड में सबसे ऊपर का स्तर एनर्जी स्तर उसको कहेंगे EV और EV से EC में जाने के लिए इलेक्ट्रॉन जितनी ऊर्जा लेता है या यूँ कहें कि EC और EV का जो अंतराल है अंतर है वो कहलाएगा वर्जित ऊर्जा अंतराल। अर्थात संयोजकता बैंड में उपस्थित इलेक्ट्रॉन
परमाणुओं के नाभिक से बंधे होने के कारण और खाली ऊर्जा स्तर उपलब्ध न होने के कारण धारावाहक के रूप में क्रियाशील नहीं हो पाते। अर्थात अगर जो इलेक्ट्रॉन है वो संयोजकता बैंड में है और संयोजकता बैंड के जो इलेक्ट्रॉन है वो न्यूक्लियस के प्रभाव से फ्री नहीं होते हैं, इसलिए वो इलेक्ट्रिसिटी के कंडक्शन के लिए अपना कंट्रीब्यूशन नहीं दे पाते। परंतु अगर कुछ एक्सटर्नल एनर्जी मिलने से संयोजकता बैंड के जो इलेक्ट्रॉन हैं वो एक्साइटेड होकर संयोजकता बैंड से चालन बैंड में चले जाएं, कंडक्शन बैंड में चले जाएं, तो वो धारावाहक के रूप में कार्य कर सकते हैं। इलेक्ट्रॉनों को वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में पहुंचाने के लिए जो न्यूनतम ऊर्जा की आवश्यकता होती है वह दोनों जो बैंड के ऊर्जा अंतराल के बराबर होती है, और ये अंतराल जो है वो डेल्टा EG वर्जित ऊर्जा अंतराल कहलाता है। इस वर्जित ऊर्जा अंतराल के आधार पर धातु, अधातु और अर्धचालक इनके बीच में विभेद कर सकते हैं। अगर वर्जित ऊर्जा अंतराल का मान कम है, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के करीब है, तो ये सेमीकंडक्टर मटेरियल के लिए करैक्टरिस्टिक है। और अगर ये जो ऊर्जा अंतराल है वो 7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के करीब है तो वो अधातुओं की श्रेणी में आता है, कुचालक। और अगर ये संयोजकता बैंड, वैलेंस बैंड और चालन बैंड या कंडक्शन बैंड ओवरलैप करते हैं तो वो धातुओं के लिए या कंडक्टर के लिए कैरेक्टरिस्टिक है। अर्थात इस ऊर्जा अंतराल के आधार पर जो है हम धातु, अधातु और जो अर्धचालक है, सेमीकंडक्टर है, उसमें विभेद कर सकते हैं। ये हम आगे के वीडियो लेक्चर में इस बारे में और अध्ययन करेंगे।